आज जिंदगी लाइव है मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। यह एकेडमी जहां तैयार होते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित और सबसे रुतबेदार नौकरशाह। हर परिवार, हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बच्चा डीएम कमिश्नर बने, और यही सपना आंखों में लिए हर साल लाखों नौजवान यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दीन दुनिया को भूलकर पढ़ाई में जुटे रहते हैं। जो खर्च उठा सकते हैं वो महंगी से महंगी कोचिंग लेते हैं, जो नहीं उठा सकते वो अपने दम पर किस्मत आजमाते हैं। लेकिन चंद खुशनसीब ही 6000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंच पाते हैं। उनमें से कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो उन हालातों में पढ़ लिख कर आईएएस बनते हैं जिन हालातों में कई बार 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। वो एक मिसाल है देश के हर बच्चे, हर नौजवान के लिए, और इसलिए वो हिस्सा है आज के जिंदगी लाइव। ये खेत कभी प्रेम कुमार सिन्हा के हुआ करते थे। कहते हैं किसान अपने खेत को बेटे से भी बढ़कर प्यार करता है, लेकिन सोचिए वो भी क्या जुनून होता होगा कि एक किसान पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने खेत ही बेच दे, खुद के दिन बेगारी में बिताए, लेकिन बेटे का सबसे कीमती सपना ना टूटने दे। प्रेम कुमार ने बेटे इंद्रजीत को आईएएस बनाने की कीमत अपने खेत बेचकर चुकाई। वो अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन बेटे इंद्रजीत ने ये नौबत नहीं आने दी। झारखंड के एक छोटे से गांव के एक छोटे से किसान का बेटा देश का सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर गया। इंद्रजीत, सिर्फ 24 साल की उम्र और देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी, सब कुछ सपने जैसा लगता है? जी, ये एक सपना था देखा गया जो हमने 4वीं 5वीं कक्षा में देखा था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मेहनत के साथ जिस तरह से करते थे, लेकिन लगता था कि पूरा हो जाएगा। एक बच्चा ये सपना देखता हो कि वो एक दिन आईएएस बनेगा, सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है। जी, अजीब तो है, लेकिन कहते हैं ना कि जब सपनों के लिए इरादा हो कि हाँ, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इरादा अगर हो तो फिर सारी चीज़ें, ये खेत, ये खलिहान, ये जो माँ का चूल्हा फूंकना, या फिर ये जो मिट्टी की जो दीवार है जो फट गई है, या फिर छप्पर टूट गया है, उसके ऊपर एक एडवेस्टस रख दिया गया है, तो इससे जो जीवन के प्रति जो अनुभव बनता है उसे जब कागज पर उतार देते हैं तो फिर यूपीएससी तो क्या, दुनिया की कोई भी सबसे बड़ी कब कैसे सोचा था आईएएस कुछ होता है, ये भी कैसे पता था? गांव में तो पता नहीं होता लोगों को। जी, एक्चुअली जब मैं 5वीं कक्षा का छात्र था तो उस समय एक चैप्टर हुआ करता था कि जिला प्रशासन। तो फिर मैंने पूछा था अपने सर से कि सर, जिला का मालिक कौन होता है? तो उन्होंने कहा था डीएम होता है। तो फिर मैंने कहा कि वो करता क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो सड़क देता है, बिजली देता है, जिनके जो भूखे हैं उनको रोटी देता है, पानी देता है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो उस दिन से हमारे मन में ये इच्छा हुई थी उस समय कि जो मुझे भी आईएएस ही बनना है। गांव से इससे पहले कोई, मुझे लगता है कि कितने पढ़े लिखे लोग निकले होंगे आपके गांव से? बहुत कम जो पढ़ने के लिए बाहर गए होंगे। मेरे बोकारो जिले की ये पहली घटना है कि किसी गांव के लड़के ने, मतलब है कि सफलता पिछले 60 साल के इतिहास में पहली सफलता केवल प्योर गांव से है। झारखंड से दिल्ली आए थे आप तैयारी करने के लिए? जी हाँ, ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैंने सोचा था कि दिल्ली जाके तैयारी किया जाए। दिल्ली में आके बहुत अच्छे मित्र मिले और जिनके साथ मिलके हमने तैयारी की, अच्छी रणनीति बनाई और सबका सहयोग लिया। मैं मानता हूँ कि यूपीएससी जो है सहयोग और संयोग 2 चीज़ की परीक्षा है। आज मैं आपके सामने हूँ, खुशी हो रही है। उधर देखिए। भैया, हम लोगों ने एक सपना देखा था, तुम्हें लाल बत्ती मिले, हमारा परिवार सुधरे, हम लोग भी अपने जो सामाजिक प्रतिबद्धता है, जो हम लोग चाहते हैं वो हमें मिले। बाबूजी ने तुम्हें हर वक्त कहा कि भैया कि बेटा अपने सपनों की उड़ान को कमजोर मत होने दो, पंख फैला के उड़ो, जितना हो सकता है
पढ़ाई और हमारी थोड़ी मोड़ी हो सकता है हमारी जो जरूरत है उसके भी समझौता किया गया, लेकिन उनके पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी। 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था। बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको। दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं और संघर्ष हर एक के जीवन में है। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था। मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता असफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना चाहता हूं। ये तो सरप्राइज। प्रेम कुमार जी, हाँ बोलिए। कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था, ये आज की सोच नहीं है। आपको पता था आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ। उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कह दूं, वो कभी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दी, अब वो जमीन मैं इसको देता मरने के बाद। तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं दूं, अब ये दे दूं, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। उधर देखिए। इंद्र जी के बेटा कैसे हो? आप खाने पाने के ध्यान दीजिए। आप तुम्हारे लिए गुड़ रोटी बनाई है। आप ट्रेनिंग ज़्यादा खाना पीना का ध्यान दीजिए। आप तुम्हारे लिए हम दुल्हन खज के रखे हैं, रिश्ता तय हुआ है। खाना आपको तैयारी गुड़ रोटी है। गुड़ रोटी खाने का शौक है? हाँ जी, हाँ। बहुत गुड़ रोटी खाता था। आपसे सारे देश के पिता सीख लें, एक मिसाल कायम की है आपने कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे से ये तक कहता है कि मैं ये नहीं कहेंगे कि कोई अपनी किडनी बेचे, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर बेटे को पढ़ाया, खेत बेचे। आज जिंदगी लाइफ की तरफ से आपको सम्मानित किया जाना है।
जैसे आईएएस बने ना तो ये बोला यार थानेदार की नौकरी छोड़ देंगे क्या अब। मतलब ये था कि थानेदार ही ना छोड़े, साथ में साथ ये भी रख लिया। ये हजारों की भीड़, ये रंग गुलाल, ये फूल मालाएं किसके लिए हैं? ये लोग किसको सराखों पर बिठाए हुए हैं? किसके स्वागत के लिए हरियाणा के उझाना गांव के लोग पलकें बिछाए बैठे थे? ना वो कोई नेता है, ना अभिनेता। हजारों की इस भीड़ का हीरो है कुलदीप सिंह चहल। वो कुलदीप जो इस गांव का लाडला है, वो कुलदीप जो इस माँ का बेटा है, वो कुलदीप जो इस घर में पला बढ़ा, जो इन गलियों में खेला, जो इस स्कूल में पढ़ा लिखा। वो कुलदीप जो अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए एएसआई बना। पिता खुश थे कि बेटा थानेदार बन गया है, लेकिन कुलदीप की मंजिल एएसआई नहीं, आईएएस थी। कुलदीप, आपने तो अपनी किस्मत के अक्षर ही बदल दिए, एएसआई से आईएएस। थैंक यू। कैसे किया ये मैं जब गांव में थे, वैसे मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि मेरा कोई सपना नहीं था आईएएस बनने का। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। गांव में थे तो हम कबड्डी का प्लेयर था मैं, और वो भी हरियाणा स्टाइल, जो एक देहाती गेम होता है। जब मेरे ब्रदर लेक्चरर लगे थे सुरेश कुमार पंचकुला में, तो वो हमें लेके आए। तो उसके बाद ही वहाँ पे एक स्टूडेंट जो आईपीएस है फिलहाल, संजय कुमार है, उनसे मिले और उनको हमने पढ़ते हुए देखा। तो फिर हमने धीरे धीरे मन बनाया और बिल्कुल भाई ने साथ दिया, कठोर मेहनत की, तो धीरे धीरे ऐसा मतलब फ्लो बन गया। उसके बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा और आज हम आपके सामने हैं। पुलिस की नौकरी क्यों की, एएसआई क्यों बने? क्योंकि मेरा पिताजी एक किसान है, तो वहाँ हर मतलब जो गांव में यही सपना होता है कि भाई अपना बेटा कोई सरकारी नौकरी करे, फिर वो चाहे वो लेक्चरर की हो या फिर कोई टीचर की हो या कोई पुलिस की हो। तो चंडीगढ़ पुलिस का फिजिकल काफ़ी टफ था वहाँ पे, मतलब, और मेरी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड थी तो आसानी से वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और रिटर्न भी मैंने क्लियर कर दिया। चूँकि मैं पढ़ता था तो अच्छी जॉब थी, तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया और मुझे ज़रूरत भी थी उसकी उस समय। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना मुश्किल नहीं हुआ? आईएएस तो मतलब लोग पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, सब कुछ छोड़कर सिर्फ आईएएस की तैयारी करते हैं। आपने नौकरी के साथ साथ कैसे किया? मतलब मेरे को लोग यही कहते हैं कि मैं हमेशा अपना पिट्ठू बैग रखता था, ड्यूटी के दौरान भी रखता था, अपनी गाड़ी में या अपने बाइक पे जब भी थे ना, तो मैं बैग साथ लेके चलता था। जहाँ भी मुझे टाइम लगता था ना, मैं जरूर पढ़ता था। थाने में मेरा जो रूम था वहाँ भी मैं अपना बैग साथ में रखता था और पढ़ता रहता था, देखता रहता जब भी टाइम मिले। और आपके गांव से या उस आसपास के पूरे इलाके से कभी कोई लड़का, कोई भी आईएएस नहीं? गांव से तो नहीं आईएएस, मतलब आईपीएस निकला था मेरे गांव के पास में 1992 में लड़का निकला था एक, अभी फिलहाल वो डीआईजी है शायद गुजरात में। उसके बाद आईएएस ग्रामीण से नहीं निकला जी मेरे को। आइए आपको कुछ सुनवाते हैं उधर। मैं अपने भाई को ये मैसेज देना चाहता हूँ, निश्चित तौर से हर साल यूपीएससी के नतीजे आते हैं। बहुत से जो लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आईपीएस ऑफिसर तो बहुत बने, लेकिन किरण बेदी को आईपीएस के नाम से जाना जाने लगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई कोई ऐसा काम करे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जो एक अपना अलग तरीके से जाना जाए, ऐसी पहचान वो छोड़े। इन्होंने बहुत समय समय पर हमें गाइडेंस दी है और मैं ये कहूँगा अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी किया हमारे लिए। एक बात बताइए, जहाँ से आप आए हैं जी। और जहाँ तक आप पहुँचे हैं अभी तक, कितना मुश्किल सफ़र था? हाँ, मुश्किल तो मैम था, लेकिन फिर भी हर आपके हौसले इतने बुलंद हैं। काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं। जैसे हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था हमने, तो कोई दिमाग पढ़ाई में नहीं चल पाता था इतना, ना ये पता था कि हम करें क्या, क्योंकि मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया वो भी पास नहीं हुआ। तो मतलब ये एक सोचने वाली बात है। मैं फिर एमए सेकेंड ईयर में, जैसे ही मैं एमए सेकेंड ईयर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ, तो मेरा एक साल बहुत फ्रस्ट्रेशन में गुजरा। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं ये सोच रहा था मुझे घर वापस नहीं जाना है, क्योंकि घर में इतना काम करते थे ना
मतलब आप सोच नहीं सकते कि हम सुबह से शाम तक गेहूं काटते, फिर उसको वो पूरा जो एक गांव में पूरा काम होता है वो पूरा काम करते थे हम। ये आपने किया है सारा? बिल्कुल, एक मैंने हल तो मैंने चलाया नहीं, बाकी हर काम किया। धान की खेती लगाते थे, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो एक मजदूर नहीं करता वो मैंने ना किया हो। हमारे घर में मैं आपको बता रहा हूँ 6 बजे से या 5 बजे से ज़्यादा किसी को सोने नहीं देते घर वाले, खास कर मेरे मम्मी डैडी है ना। तो जब हम सुबह उठते थे ना, वहाँ आमतौर पे अपने बच्चे को ऐसे लाड में उठाते हैं, सुबह उठो चाय पियो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ बड़े स्ट्रिक्ट रूल है। और हम आप सो रहे हैं तो आपको सिर्फ चारपाई से जाएंगे, बाजू पकड़ेंगे और ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे, बस ये रूल है। वो आपको मतलब सोने नहीं देंगे। हो सकता है मतलब ये एक शुरू से ही मतलब ऐसा एक मेहनत करने का जो आदत रही है। हाँ बिल्कुल, शुरू से ही हमारे खानदान में ऐसे ही है कि मेहनत करते हैं ज़्यादा। और मेरे पिताजी तो खास कर हमें ये नहीं पूछते थे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए भैंसों को पानी पूरी तरह पिलाओ, बस पढ़ो ना कोई बात नहीं है। मतलब भैंसों का उनके प्रति बड़ा लगाव था और आज भी बरकरार है वो। ये मेरे पिताजी हैं, मैंने अभी अभी आपका जिक्र करा, श्री साधुराम जी। साधुराम जी, जब पहली बार आपके बेटे ने आपसे कहा कि ये आईएएस बन गया है, तो आपने क्या कहा था? यह कह रहे जी ठीक पढ़ना, आईएएस बनना बहुत बढ़िया रहा। आपको पता था आईएएस क्या होता है? हमारा को तो नहीं पता था। कुछ ऐसा हुआ था कि आपने जब उन्हें कहा कि आईएएस बन गया हूँ तो वो थोड़ा घबरा गए थे कि थानेदार की नौकरी के छोड़? नहीं जी, घबरा तो क्या थे जी। जैसे आईएएस बने ना तो ये बोला यार थानेदार की नौकरी छोड़ देंगे क्या अब? मतलब ये था थानेदार ही ना छोड़े, साथ में साथ ये भी रख लो। कुलदीप के बारे में कुछ बताइए। बचपन से खूब डांट डपट के रखा आपने, पढ़ते थे? बहुत पढ़े करता जी, पढ़ाई करते थे? हाँ, मैं जी तला उठे नहीं करता, सवेरे ठह देंदा, उठ कर फिर काम बहुत करता, बहुत काम करके फिर भी स्कूल में जाता। मैं कहता पानी पिया के लिया मैं सबको। मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था ना, मैं पानी जरूर पिला के जाओ, आप स्कूल में थोड़ा लेट जाओ कोई बात नहीं है। हिम्मत बहुत करी इसने। चलिए, आज आखिर में अपने पिता से आज आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने पिताजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई। इतनी काफ़ी दिक्कतें आई है, हालांकि वो आपको नहीं बताना चाहता कि कितनी दिक्कतें आई, ये मुझे पता है। फिर भी हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी दी। हमें पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी महंगी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, वहाँ पे भेजा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन पैसे देने में उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जितने उनसे होते थे हमें पैसे देते थे, खास करके हमारी ज़रूरत के। तो मैं हमेशा वो कहूँगा कि वो मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, हमें उसे सुख दे सकूँ, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। साधुराम जी, आपने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है, ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसा बेटा इस देश को दिया है जो देश की सेवा करेगा। हम आज आपका सम्मान करना चाहते हैं जिंदगी लाइफ। एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके जो सपना था उसको ईश्वर ने पूरा किया और हम बहुत खुश हैं। हम क्या, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारी रामानंद शर्मा ने अपनी जिंदगी की सारी ताकत अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने में झोंक दी। जो कुछ भी था, जितना भी था, जैसा भी था, सब अपने बेटों पर न्यौछावर कर दिया। एक दिन बेटे अतुल ने अपने बीमार पिता को वो खबर सुनाई जिसने उनका सारा दुख दर्द दूर कर दिया। अतुल, कई साल की मेहनत सफल हो गई, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सफलता मिलना अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सफल व्यक्तियों से ही पूछा जा सकता है, वो फील कर सकते हैं, लेकिन बताना बहुत मुश्किल है।
लेकिन आपको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। सफलता लगभग सभी लोगों के केस में आप देखो तो आसानी से नहीं मिलती है, उसे आपको स्नैच करना पड़ता है, खासकर ऐसा कंपटीशन का युग जब होता है। सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं आपको शुरू से? हाँ, सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं, बस एक चूंकि मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, बल्कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह सकती हैं। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं, थे उस समय, सरकारी नौकरी में उनकी क्लर्क ग्रेड पे पोस्टिंग थी, तो उस समय तो पेमेंट भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो 4 बच्चे हम लोग चूँकि सभी थे, और पापा सभी को लगातार प्रेरणा देते थे, सभी के लिए एक करते थे। क्लर्क ग्रेड में थे आपके पिता, आपने बताया, और ऐसा पिता सपना देखता है कि उसका बेटा सिविल सर्विसेज में जाएगा, एक बहुत बड़ा सपना था उनके लिए, बहुत नामुमकिन सा सपना। हाँ, हम लोगों के लिए जैसे कि एक छोटे परिवार से हम लोग आए थे। सुल्तानपुर हमारे पापा का होम डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। वहाँ के लोगों के लिए, जहाँ मैं परिवेश में जिसमें रहा हूँ या गर्मी की छुट्टियों में जब जाता था, तो ये एक मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने इसको साकार करने के लिए शायद एक रणनीति रच रखी थी। उन्होंने मुझे सभी मुश्किलें सहते हुए भी एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई। जितना उनके बस में हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया, और आज उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब है। खर्चा उठाने के लिए ट्यूशन्स भी पढ़ाए? हाँ, शुरुआत में जब मैं यहाँ आया दिल्ली तो मैंने स्टार्टिंग की थी और पढ़ाया भी। प्रॉब्लम्स भी हैं दिल्ली की, तो आप कल्चर जानते हैं यहाँ पे थोड़ी समस्या भी होती है लोगों से कम्युनिकेट करने में, स्टूडेंट्स बिहेवियर, ये सब प्रॉब्लम्स आई। जब इतने दबाव में एक लड़का दूसरे शहर में रहता है अतुल, तो बहुत मौके ऐसे आते हैं कि जब नौजवान है, खर्च करने का एक मौका है, लेकिन हाथ से कोड़ना पड़ता है कि नहीं, मैं ये खर्च नहीं कर सकता, मेरे पिता के पास इतना नहीं है। ऐसे बहुत मौके आपके सामने? मुझे पता था कि हाँ, घर में भी सभी लोग एक स्ट्रगल की लाइफ बिता रहे हैं, तो मुझे भी स्ट्रगल ही करना है। मैं अपने परिवार से अलग तो नहीं रह सकता, और मुझे उन्हीं की लाइफ का एक हिस्सा बनना था, तो मैंने वही किया। परिवार का इतना ख्याल है आपको। ये मेरे पापा हैं, श्री रामानंद शर्मा। रामानंद जी, बेटे ने सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ईश्वर ने कर दिया। हमेशा से आपका सपना था ना बेटा सिविल सर्विसेज में जाए? हमेशा से था, और जो सपना था उसको ईश्वर ने पूरा किया, और हम बहुत खुश हैं। हम क्या, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। आज लगता है कि मेरा बेटा एक आदर्श बेटा है, इसने आज तो मुझे फख्र महसूस करने का मौका आज दिया। तो फख्र है ही है। आज हमें हर माने में यह है कि इतनी मुसीबत से के किसी तरह से ये अपना हमारे सामने ऐसा गौरव खड़ा कर दिया है, जिससे कि हम क्या, जो सुनता है, दुनिया सुनती है, तो उसको भी नाज होता है। पैरालिसिस का अटैक कब पड़ा? ये सन 2 में पड़ा है, 2002 में। 7 साल हो गए। हाँ। अतुल, पापा की बीमारी की वजह से भी बहुत दिक्कतें आई घर में? उस समय काफ़ी दिक्कतें आई थी। पहली बार जब ये सब हुआ तो हॉस्पिटल की फीस जमा करना वगैरह में ये हुआ कि इधर उधर से अरेंज करना, क्योंकि ये तो पैरालिसिस हो चुकी थी, तो ये साइन भी नहीं कर सकते थे। अगर बैंक में कुछ पड़ा भी हुआ था तो ही कुड नॉट साइन, तो पैसे भी नहीं निकल सकते थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। इस सब दिक्कतों के बीच आपको अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहना था? हाँ, मेरा MA का एग्ज़ाम उस समय चल रहा था। मैंने BSc के बाद MA किया, तो MA का जब एग्ज़ाम चल रहा था तो उस समय फाइनल ईयर चल रहे थे मेरे, तो दिक्कत तो हुई। लेकिन कहते हैं कि चूँकि अच्छी फैमिली मिली थी, हम लोग चारों भाइयों के अंदर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। भैया ने इस चीज़ को समझा, वो लगातार वहाँ प्रेजेंट रहते थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया था, और ये छोटे भाई तो क्या कहूँ, कांट से एनीथिंग। अतुल, उधर देखिए। मेरा मन यही करता है कि अतुल तुम यहाँ आ जाओ, एक बार तुम्हें देख लियो, उसके बाद फिर तुम कहीं भी जाओ। बहुत ही देखने का मन कर रहा है, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तुम आए नहीं, फोन से ही काम चल रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है।
ऐसा लगता है कि खुशी कम हो रही है, आ जाओगे तो डबल हो जाएगी। माँ इंतजार कर रही है तो आज कह रही हैं, पहले तो कभी कहा ही नहीं। जानते नहीं यहाँ ज्यादा जरूरी काम बचा हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का सब दिया हुआ है जो आज मैं यहाँ सफलता से बैठा हुआ हूँ। और मैं मनाता हूँ कि भगवान हर किसी को ऐसे ही मानता है। अतुल, जिस तरह से आपके पिता ने, आपके परिवार ने सब साथ खड़े होकर आपका इतना साथ दिया, हम उम्मीद करेंगे आप जिंदगी भर अब अपने परिवार का साथ निभाएंगे। आपने अपने पिता को फख्र करने का मौका दिया है, आज हम आपके पिता का यहाँ सम्मान करना चाहते हैं। बिल्कुल। एक तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। सबसे बड़ा चीज होता है दृढ़ संकल्प, विल पावर। और आईएएस तो बहुत छोटी चीज है, अगर आदमी के पास विल पावर हो तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इकसठ साल की उम्र में ठेला गाड़ी खींचते ये हाथ, मिट्टी में सने पैर, बोझा ढोते ये कंधे। मुरारी प्रसाद गुप्ता पिछले 40 साल से बिहार के एक छोटे से गांव में ठेला चला रहे हैं। यही इनकी रोजी रोटी है। गांव के लोग कई साल से इन्हें पागल कहते आ रहे हैं, इनका मजाक उड़ाते आ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो एक आम मजदूर सोच भी नहीं सकता, बेटे को बड़ा सरकारी अफसर बनाने का सपना। शायद इन्हें देखकर इनके सपने पर कोई भी हंसेगा, आप भी। लेकिन आज आप इन पर मत हंसिएगा, क्योंकि आज ये पागल मजदूर एक आईएएस ऑफिसर का पिता है। ये कहानी है एक साधारण मजदूर के असाधारण बेटे संतोष कुमार गुप्ता की। संतोष, हमारे देश में एक ठेला चलाने वाले का बेटा आईएएस बनने का सपना देखे, सुनकर हैरानी तो होती है। हैरानी होती है, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है दृढ़ संकल्प, विल पावर। और आईएएस तो बहुत छोटी चीज है, अगर आदमी के पास विल पावर हो तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। बहुत मेहनत की है आपने। मेहनत तो बहुत की है, क्योंकि हमारे पास उतना हमारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि इस तरह का था कि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था बताने वाले, क्या चीज़ तैयारी करना चाहिए, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए। नहीं हमारे पास ट्यूशन कोचिंग मौजूद थे कि हम बाहर में, नहीं हमारे परिवार में कोई पढ़ा हुआ था, हम अपने परिवार के बड़े लड़के। तो हम भटकते भटकते अपना रास्ता हमने स्वयं तलाशा, हमने स्वाध्याय किया। संघर्ष में ही हम सौंदर्य को भी देखे, संघर्ष में हमने सफलता को भी देखा, और लग रहा था अंदर से पूरी तरह विश्वास था कि हमें सफलता निश्चित मिलेगी, और मिल भी गया। अपने माता पिता को कितना श्रेय देते हैं आप अपने इस सफलता के लिए? इस सृष्टि में आने में ही माता पिता का पूरा श्रेय है और रही बात सफलता में, तो सफलता का पूरा सहयोग माता पिता का है। उनका सहयोग से ज़्यादा उनका आशीर्वाद है, और ईश्वर का भी आशीर्वाद है। आपसे कोई मिलने आया है? मुरारी जी, आज बेटे पर गर्व होता है? एकदम बहुत गर्व होता है, बड़ी खुशी मिली है। यहाँ पर हमको कैसे भागता यहाँ पहुँच गए। एक बात बताइए, कभी सोचा था कि बेटा हमारा सपना पूरा कर देगा? नहीं सोचे थे। ये पढ़ रहे थे तो हम कुछ 2-4 साल पहले कि
का उतना बड़ा आदमी के लड़का नहीं तैयारी कर पाए तो रिक्शा ठेला चलाने वाले को लड़का कहाँ पढ़ पाएंगे। लेकिन इन्हीं का ख्वाब था बचपने से कि हम IAS करेंगे। लोग आसपास आपका मजाक भी उड़ाते थे गांव में, ये हाँ, कहते तो थे मजाक कि तो अभी बाबले हो, बेटे को भेज दिया पढ़ाने। मजाक तो सभी कोई छोटा आदमी सभी कोई बड़ा आदमी हंसता है। अब तो अब आदमी कहता कि तुम्हारा लड़का IAS हो गया कि कोई काम छोड़ दो मजदूरी वाला। हम कब कैसे छोड़ेंगे सर बताइए कि हमको पैसा रहेंगे तब हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अभी तो तनख्वाह तो नहीं मिल रहा है हम छोड़ दें। अभी परिवार को लेकर चलना है, इन्हीं को खर्चा देना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब मेरा बेटा इतनी बड़ी सरकारी नौकरी में चला गया एकदम है? ठीक है, अभी लगता है, लेकिन लगता है विश्वास कुछ दिन पहले बोले थे कि हमारा IAS निकाल तो वो हमको विश्वास नहीं होता था। आपको विश्वास नहीं हुआ? नहीं होता था। हम ऐसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा लड़का कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया। अभी लोग कहते हैं कलेक्टर बन गया तो काम हम कलेक्टर क्या होता है हम तो जन्म में नहीं करते हैं। संतोष, सुनकर कितना अजीब सा लगता है। आपके पिता को ये नहीं पता IAS का मतलब क्या है और ऐसे पिता का बेटा देश का सबसे मुश्किल इम्तिहान पास कर लेता है। हम तो यही कहते हैं इनको कि आप बढ़िया बढ़िया काम कीजिए और खुशी होगा, ईमानदारी से काम कीजिए, सबको भलाई कीजिए, घूस मत कमाइए, मेहनत करिए, जो मजदूरी घूस मत किसी को दीजिए। संतोष, हमने सुना आपने बाल रस्सी से बांध लेते हाँ, थे? रस्सी से बचपन में पढ़ रहे थे ना, हम लोग हिंदू में चुन्नी रखते थे। और चुनिया सोतरी बांध के ऊपर चौकी के खड़ा कर बांध देते थे। ऐसे नहीं दुकानें तो जगह पढ़ते थे। पढ़ाई के देखिए माहौल वही है। मुरारी प्रसाद जी, दुनिया ने भले ही आपका आज तक बहुत मजाक उड़ाया हो, लेकिन जिंदगी लाइव की तरफ से हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मुरारी प्रसाद जी, जिंदगी लाइव की तरफ से आपके लिए ये तोहफा आपकी नौकरी के लिए। मैंने इस लड़ाई को भावना से जीता है, इमोशंस। ये सबसे बड़ी ताकत रही है मेरी। मैं अपने माता पिता और अपने बहन, अपने शिक्षकों को ये सफलता समर्पित करता हूँ। जिंदगी लाइव में आज हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे बिरले नौजवानों से जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करते हुए देश के सबसे मुश्किल इम्तिहान को पार करके दिखाया। इनकी कहानियां एक सबक हैं हम में से बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो हर सुविधा होने के बावजूद अपनी असफलताओं के लिए हालात या किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब मेरा एक सवाल आप सबसे है, इस साल अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करते? अल्टरनेटिव सोचा था, कुछ कॉर्पोरेट जॉब में जाने के लिए सोचा था, लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे एहसास हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना है और अपनी जो मेहनत है इतने सालों की उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो आफ्टर ऑल मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वापस यहीं आना है। कोई दो लाइनें कहीं किसी की कही हुई जो आपको इंस्पायर करती है? वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सिविल सर्विसेज ही हमारा एम था, तो सेंट्रल के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज था और इसमें भी हम अंततः सफल होते रहे। और हमें ईश्वर पे विश्वास था, इतना विश्वास था कि ईश्वर अंधा नहीं है, वो न्याय जरूर देगा। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों को हटाती है, हौसला मत हार गिर के वो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। इंद्रजीत, पापा की किडनी तो नहीं बिकवानी थी ना? इस साल अगर सिलेक्ट नहीं होते तो? इस बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा क्रिकेट तो मैं खेलता था और क्रिकेट खेलने के दौरान मैं पॉइंट पर फील्डिंग करता था जहां से केवल विकेट का एक ही सिरा दिखता था। तो पॉइंट से जब भी मैं गेंद फेंकता था तो मैं 4 गेंदें जरूर फेंकता था, खेल शुरू करने से पहले या खेल के अंत में। तो जब भी मैंने 4 बार गेंदें फेंकी तो जरूर एक बार लग जाता था गेंद। तो मुझे पूरा विश्वास था कि 4 अटेम्प्ट दूंगा तो एक अटेम्प्ट मेरा होगा, क्योंकि मेरा एक अनुभव था, भले ही वो अनुभव यूपीएससी में नहीं रहा हो, लेकिन ये अनुभव था। मैंने इस लड़ाई को भावना से जीता है, इमोशंस। ये सबसे बड़ी ताकत रही है मेरी।
मैं अपने माता पिता और अपने बहन, अपने शिक्षकों को ये सफलता समर्पित करता हूँ। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास यदि ना होता तो एक चांस और बचा हुआ था। यदि फिर भी ना होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ पुलिस में थानेदार तो था ही। वाकई आज हमारे आसपास ज्यादातर माता पिता सारी ताकत झोंक देते हैं अपने बच्चे का एडमिशन बड़े से बड़े नामी गिरामी स्कूल में कराने के लिए। हर वक्त इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं, ऐशो आराम दें। जबकि देखिए हमारे आज के मेहमानों को, इनके माता पिता तो मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते होंगे इनके लिए, और इन्होंने सिर्फ एक इम्तिहान ही पास नहीं किया है, इन्होंने मिसाल भी कायम की है, इन्होंने रास्ता भी दिखाया है, इन्होंने एक सीख भी दी है कि अगर ये लोग अपनी जिंदगी की सबसे नामुमकिन ख्वाहिश को मुमकिन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बिना ऐशो आराम, बिना सुख सुविधाएं, बिना बड़े बड़े स्कूलों की पढ़ाई, अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी को लाइव बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं। गोद में उनकी मैं खुशी से झूम लेता हूँ, लगाकर एक चक्कर अपने माँ बाप का मैं एक पल में सारा विश्व घूम लेता हूँ। मैं भी आप लोगों के ही बीच से हूँ और मुझे भी आज विश्वास जागा है कि मैं भी इस मुकाम पर एक दिन जरूर पहुँचूंगा। आप लोगों से बातें करके, इतना सब कुछ सुन के बस एक ही चीज लगती है कि अगर आंखों में सपने हों और मन में कुछ कर गुजरने की चाह, तो मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती।